हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए आज एक अनाउंसमेंट लेकर के आया हूँ और उसी से रिलेटेड मैं आज यहाँ पर आपको एक लेंस और फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है उसका डेरिवेशन कराने वाला हूँ। तो अब एक जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने की इच्छा होती है, जो 9th-10th में है या 11th-12th में, उनको कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो नहीं चमकता और वो चाहते हैं कि वो सर इसका कोई मतलब सॉल्यूशन दे दे या इसका कोई मेरे को अच्छे से बता दे कैसे एक्सप्लेन होता है ये चीज। तो उसके लिए मैंने आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज लेकर के आई है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, प्लस आपको व्हाट्सएप का मेरा लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा लिंक मिलेगा। तो अगर आप उसको ज्वाइन करके वहां पर अगर आप अपने कोई भी डाउट पोस्ट करते हो क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक, क्लास 12 तक, आपके फिजिक्स के कोई भी डाउट, आईआईटी जेई का हो, नीट का हो, क्लास 7 का हो, क्लास 10 का हो, कोई भी डाउट अगर आप वहां पर पोस्ट करते हो तो उनमें से मैं डाउट्स में सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जितने नंबर होंगे उसके हिसाब से रेशियो अपन डिसाइड कर लेंगे। जनरली 25-30 डाउट्स तो मैं लूंगा ही लूंगा उसमें से, और जिसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना के, वीडियो सॉल्यूशन बना के उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दूंगा। मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा वो इस टाइप से होंगे कि मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स भी उसके साथ साथ क्लियर हो जाए, कुछ चीज आपको कुछ चमके, कुछ आपको समझ में आए, उससे आपका ब्रेन भी डेवलप हो। तो इस तरीके से वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इस तरीके से मैं वो वीडियो बना के हर संडे में यहाँ पर पोस्ट करने वाला हूँ। इस चीज के लिए मैंने काफी पहले ही आपको व्हाट्सएप में बताया था, लेकिन अभी स्टार्ट अभी अभी हो पा रहा है, उसका थोड़ा डिले हो गया उसका, लेकिन अब से रेगुलर रहेगा ये चीज। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। कोई स्पेशल थ्योरी होगी, ठीक है, थ्योरी तो मतलब ऐसा है कि ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग अगर है थोड़ी जो आपको चाहिए, प्लस यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा तुरंत में तो मैं आपके लिए तुरंत बना दूंगा। बट हाँ, डाउट्स आपके पूरे के पूरे क्लियर होंगे, प्लस थ्योरी भी आप पोस्ट कर सकते हो कि सर मेरे को ये डाउट है, ये वाली थ्योरी पढ़नी है या वो वाली थ्योरी पढ़नी है। तो वैसे ही एक क्लास 10th के स्टूडेंट ने मेरे को अपनी भेजा था कि सर मुझे लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन देखना है। अब एक्चुअली 10th क्लास में तो बताया नहीं जाता, उनके टीचर्स ने उनको बताया नहीं होगा कि लेंस फॉर्मूला सर डिराइव कैसे करते हैं, मिरर फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। अब मैं भी 10th का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो मैं उसको नहीं बताऊंगा जनरली, क्योंकि वो है ही नहीं उनके सिलेबस में, प्लस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फालतू का। तो इस कारण से अपन उसको वहां पर स्किप कर देते हैं। लेकिन अब उसका, उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का जिज्ञासा है ये, उसके कारण मैंने बोला ठीक है चलो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और वही वीडियो मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है क्या? तो आप में से अगर किसी को भी, बहुत सारे लोगों को होता है यार, तो कि यार मेरे को ये चीज पढ़नी है, वो एक स्पेशल टॉपिक है, वो एक टॉपिक है, तो आप मेरे को बताओ। जितना हो पाएगा मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा हर संडे, प्लस डाउट्स 25-30 डाउट्स तो मैं आपके लूंगा ही। अभी भी कुछ एक दो बच्चे के डाउट्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे भेजे थे, तो उसका वीडियो भी आपको 1 या 2 दिन में बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है क्या? सो अब स्टे ट्यून रहना इसके लिए। और अगर कोई, किसी को कोई भी और क्यूरी है तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर कोई न्यू है इस चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो देखिए सभी कोई, अब यहां पर अपन ये चीज डिराइव करने वाले हैं यहाँ पर आज, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। तो अब डायरेक्ट डेरिवेशन में पहुंचने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन है जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बता दूं। कुछ साइन कन्वेंशन है, कुछ आपके नोटेशन है कि आप इमेज के डिस्टेंस को किस चीज से डिनोट करोगे। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, 2 मिनट लगेगा, जल्दी से अपन पहले इसको देखते हैं और फिर अपन स्टार्ट करेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आता है साइन कन्वेंशन। अब जैसे आपका कोई भी मिरर है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, पहले मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे फिर लेंस। तो है सिमिलर टाइप का, मतलब अगर आपको मैं एक भी बता दूंगा ना, आपका दिमाग चमक जाएगा कि कैसे दूसरा करना है। तो देखो, अगर मान लो कोई कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है, ये तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, एक पोल होगा उसका, उस मिरर का सेंटर इज पोल। अब उस पोल और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे जो लाइन पास होगी वो एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में और इस पोल में साइन कन्वेंशन कैसे लिखना है, मतलब सर कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव। तो इस बारे में क्या करना है, आप सिंपल मैथमेटिक्स में एक ओरिजिन मानते हो, ओरिजिन के राइट साइड वाली सारी की सारी लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, लेफ्ट वाली सारी नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। सेम वैसे आप क्या करो, ये जो भैया आपका पोल है ना, इसको ओरिजिन मान लो 0,0। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर कोई एक पॉइंट होगा तो आप क्या लिखोगे, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो आप एक्स नेगेटिव लिखोगे, वाई पॉजिटिव। यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो आप एक्स नेगेटिव लिखोगे, वाई भी नेगेटिव। और यहां पर अगर कोई है तो आप एक्स पॉजिटिव लिखोगे, वाई नेगेटिव। तो सेम पोल को आप ओरिजिन मान लो। अब सारे डिस्टेंस देख लो, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स में लेते हो ना, सेम डिट्टो वही। ठीक है क्या? तो देखो,
आपके राइट साइड वाली सारी लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाली हो जाएगी नेगेटिव। जितनी भी लेंथ आप नापोगे वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन के साथ डालनी है। सेम उसी तरीके से ऊपर की जितनी भी लेंथ वो पॉजिटिव, नीचे की जितनी भी लेंथ वो नेगेटिव। क्लियर इस बारे में? अब ऑब्जेक्ट, अगर आपका कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अपन क्लास 10th में सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली हमेशा सामने होता है। अब ऑब्जेक्ट और पोल की जो बीच की डिस्टेंस है उसको बोलते हैं यू, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे? यू से। ठीक है। और जहां पर आपकी इमेज बन रही है वो कहीं पर भी बन सकती है, मिरर के पीछे भी बन सकती है, आगे भी, जहां पर भी बन रही है आपको साइन के साथ लेनी है। ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस जो पोल से होगी वो होगी बी। अब यहां पर देखो, आप u और v की जब वैल्यू पुट करोगे दोनों नेगेटिव आएंगी, क्योंकि दोनों ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। बात चमक रही है क्या? तो ये छोटी सी बात है, साइन कन्वेंशन जो आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए अपन को करना है। तो चलो जल्दी से अपन डेरिवेशन देखते हैं, जल्दी से डेरिवेशन देखते हैं अपन। कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, सेम आएगा साइन कन्वेंशन के साथ। आप वैल्यू पुट करोगे तो अपन कॉन्केव के लिए प्रूफ करते हैं। पोल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। और कुछ बेसिक बातें करते हैं पहले एकदम आराम से, ताकि आपको सबको चमके जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ऑब्जेक्ट है, मिरर है, ऑब्जेक्ट से रेज गई, ठीक है, मिरर पे टकराई, मिरर पे टकराने के बाद वो जहां पर मिलेंगी अपन उसको क्या बोलते हैं? अब सर कैसे पता चलेगा? एक सिंगल रे में आप कैसे बताओगे सर कहां मिली? तो आपको मिनिमम 2 रे लेके चलनी है। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट से करोड़ों रेज निकल के मेरी आंखों में आ रही हैं, करोड़ों। लेकिन अब आप करोड़ रेस तो बनाओगे नहीं कि सर कहां से कहां जा रही है। तो अपन क्या करते हैं, कभी भी अगर आपको रे डायग्राम बनाना है आप 2 रेस को लेके चलो। तो मैं तो बोल रहा हूं भैया पहली रे तो यही ले लो। कौन सी? जो ये प्रिंसिपल पोल की तरफ जा रही है सीधी सीधी, तो टकरा के वापस आ जाएगी पूरी यहीं पर। चलो, तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। सर दूसरी रे, चलो ठीक है सर, दूसरी रे किसी भी एंगल पे ले लिए, है कि नहीं? अब जिस पॉइंट में ये टकराया, मान लो ये पॉइंट अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट आपका है एम, ठीक है क्या? अब जिस पॉइंट में टकराया उस पॉइंट में नॉर्मल होगा यहां पर, और वो नॉर्मल सेंटर से पास होगा। देखो वो नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो आपका पॉइंट है वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, किसी भी सर्कल में किसी भी पॉइंट में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो वो सेंटर से पास होगा। पढ़ा है आपने ये? तो सेम उसी तरीके से अब क्या होगा, अगर मान लो ये एंगल है थीटा, तो भैया थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका वैलिड है, हर जगह वैलिड है, ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है उसमें, हर जगह वैलिड है, तो यहां पर भी वैलिड होगा। ठीक है सर। अब ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है, देखो एक और रे तो पी में जाके वापस आई, तो दोनों रेस कहां पर मिल रही हैं? इस पॉइंट में, जिसको अपन ने क्या बोल दिया? इमेज। ठीक है। तो अब अपन को मिरर फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए अपन ने एक एजम्पशन लिया था। आपने पढ़ा होगा कि पैरेक्सियल रेस के लिए ही अपन डिफाइन करते हैं हर चीज। आप अपने पूरे क्लास 10th के जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें देख लो, मिरर के सामने आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा 1 mm 2 mm 3 mm। क्यों? ताकि बहुत पास पास की रेज हो, और पास पास की रेस को बोलते हैं अपन पैरेक्सियल रेस। तो पूरे चैप्टर में आप अभी 10th में जो पढ़ रहे हो प्लस आप जो 12th में पढ़ोगे 90% पूरा अपन सिर्फ पैरेक्सियल रेस के बारे में ही बात करेंगे। पैरेक्सियल रेस क्या होती हैं? वो रेस जो बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास है, एकदम पास, दूर नहीं, एकदम पास पास रेस है, उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेस। तो आप देखना डाटा भी इस तरीके से दिया रहता है। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है तो उसके सामने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm 2 mm 3 mm, ताकि एकदम पास की रेज रहे, पैरेक्सियल रेज रहे। और पैरेक्सियल रेज के लिए ही आपने डिफाइन किया था कि फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है क्या? बाकी किसी के लिए नहीं है, सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए, वो बात ध्यान रखना। तो चलो, हाँ देखो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ एंगल लेना चाहता हूं, अगर आप परमिशन दें तो मैं उस एंगल को लूंगा। ये अल्फा, ये एंगल बीटा, ठीक है, ये एंगल गामा। ठीक है, एम पॉइंट आपको दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ एंगल्स बताऊंगा। एक्सटीरियर एंगल आपको पता होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, पता है कि नहीं? तो अब अपन वही फॉर्मूला आपका लगा रहे हैं मैथमेटिक्स का, सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री है, नथिंग मोर देन दैट, सिंपल ज्योमेट्री है यहाँ पर जितना भी अपन करने वाले हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ओ एम सी, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ओ एम सी। देखो ओ एम सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ एम सी। अब यहां पर देखोगे अगर आपका बीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट अगर आप देखोगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल सी एम आई,
CMI, ये वाला CMI, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आपका गामा इज गोइंग टू बी इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में चाहिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है भैया, यहाँ से थीटा से पीछा छुड़ा लेते हैं अपना। अब कैसे भी करके अपन को थीटा से क्या करना है, पीछा छुड़ाना है। आप बोलोगे सर दो इक्वेशन है, पहले वाले से थीटा की वैल्यू उठा के नीचे वाले में पुट कर दो। पहले वाले से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो बीटा माइनस अल्फा, उसको नीचे पुट कर दोगे तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और माइनस अल्फा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा। तो देखो यहां से क्या रिलेशन आया, बहुत सुंदर सा रिलेशन आया यहां से आपका 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यार चलो, अब आपको मालूम है यहां पर अपन जितनी भी बात कर रहे हैं पैरेक्सियल रेस के बारे में बात कर रहे हैं। पैरेक्सियल रेस मतलब बहुत पास, यहां समझाने के लिए थोड़ा दूर दिखाया गया है, बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो अपन ऐसी रेस के बारे में बात कर रहे हैं जैसे अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास की रेस है, ऐसे गई है, टकरा के ऐसे आ रही है। अब देखो इतनी पास के रेस के लिए ये अल्फा भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा, गामा भी छोटा होगा, थीटा भी छोटा होगा, सारे एंगल बहुत छोटे होंगे एकदम पास वाले पॉइंट के लिए। बात चमक रही है। तो आप यहां पर ये मान के चलोगे, क्योंकि अपन जितना भी डेरिवेशन कर रहे हैं, आपने जो फोकल लेंथ का भी जो डेरिवेशन किया था r/2 आता था, वो भी अपन ने सिर्फ डिफाइन किया था किसके लिए, पैरेक्सियल रेस के लिए जो बहुत पास है। अब देखो यहां पर अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये आपको पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा जाता है, अगर आपको पता होगा तो। अगर एंगल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो आप थीटा को साइन थीटा और टेन थीटा तीनों की वैल्यू बराबर होती है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर नहीं पता है तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा अपन फिजिक्स में ऑलमोस्ट आप मान लो कि हर एक चैप्टर में तो यूज करेंगे, कहीं ना कहीं यूज आ जाता है, या तो क्वेश्चन में या थ्योरी में। सो थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है। तो क्या मैं अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकता हूं, बीटा की जगह टेन बीटा लिख सकता हूं, गामा की जगह टेन गामा लिख सकता हूं, अब में से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे को, क्योंकि एंगल क्या है, छोटे। तो अब मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 2 टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन गामा। ठीक है। अब मैं आपके लिए एक और पॉइंट बना रहा हूं, ऑल्दो वो पॉइंट कोइंसाइड कर देगा पी के साथ अगर आप बहुत छोटा एंगल लोगे तो। और बहुत छोटे एंगल के लिए देखो ये आपका एन में बोल रहा हूं, अभी मैंने बहुत दूर बनाया, बहुत बड़े रेस बनाया, ऐसे बहुत दूर में रेस बनाया तो एन थोड़ा आगे आया। एक बात खुद से सोचो, अगर ये रेस में एकदम पास बनाऊंगा, एकदम पास यहां से ऐसे कोई रेस बनाऊंगा इतनी पास, तो यहां से जो रेस आएगा, जो पॉइंट आएगा वो ऑलमोस्ट पी होगा। तो जनरली एन और पी सेम ही पॉइंट है, यहां बनाने के लिए मैंने आपको अलग दिखाया है, लेकिन एन और पी दोनों क्या है, सेम पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, कुछ भी कंफ्यूजन मत होना इस चीज के लिए। एन एंड पी आर सेम पॉइंट, क्योंकि अपन बहुत पास वाले के लिए बात कर रहे हैं, सो एन एंड पी विल बी सेम पॉइंट। अब देखो टेन बीटा चाहिए आपको, तो कौन सा एंगल, देखो सी एम एन, देखो जो तुरंत ट्रायंगल सी एम एन राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है सर। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन सी एन। क्या बात है सर, वैल्यू पुट कर दो, देखो टू टेन बीटा कितना हो जाएगा, पी बाई बी। टेन थीटा कितना होता है, पी बाई बी। सो पी इज योर एम एन अपॉन सी एन। ठीक है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल ओ एम एन ट्रायंगल, देखो ओ एम एन ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा, टेन अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम एन अपॉन टेन अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम एन अपॉन ओ एन होगा, प्लस टेन गामा। अब ट्रायंगल देखो आई एम एन, ट्रायंगल आई एम एन में टेन गामा क्या हो जाएगा, पी बाई बी। सो एम एन अपॉन आई एन हो जाएगा क्या, देखो एम एन ने एम एन को मार दिया पूरी तरीके से। अब देखो क्या लिख सकते हो आप, टू अपॉन, यहां पर लिख रहा हूं आपका, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, टू अपॉन, ठीक है, सी एन। व्हाट इज योर सी एन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की लेंथ को आप क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपन ने यही तो डिफाइन किया था। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन अपॉन, अब देखो यहां पर ओ एन, ओ एन को आप क्या डिफाइन करोगे, व्हाट इज ओ एन, ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, तो ये आपकी क्या होती है, यू, ये क्या होती है आपकी यू, है कि नहीं, प्लस वन अपॉन आई एन, आई इज योर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम
पोल, इमेज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोल। सो IN आप किस में पुट करोगे, एक बात बताओ मेरे को, IN आप किस में पुट करोगे, IN सॉरी क्या हो जाएगा आपका V, इमेज की डिस्टेंस पोल से, इट इज डिनोटेड बाई, और R/2 को क्या लिखते हो आप, F। तो देखो इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1/F, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F हो गया। अब वैल्यूज के साथ पुट करोगे, अब आप बोलोगे सर यहां तो U नेगेटिव है, हाँ ना, तो U आप नेगेटिव साइन के साथ पुट करो, V साइन के साथ पुट करो, F साइन के साथ पुट करो, आपका ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे आपका रियल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्चुअल, चाहे रियल इमेज हो, चाहे वर्चुअल, चाहे कॉन्केव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स। F U V तीनों की वैल्यू आप साइन कन्वेंशन के साथ रखो, और साइन कन्वेंशन मैंने आपको अभी बताया, सिंपल था क्या, देखो तुरंत डिराइव हो गया। हाँ बट एक बात जरूर याद रखना, यहां पर देखो कभी भी आप शॉपिंग करने जाते हो, वहां पर बाहर में अगर आप बोर्ड देखते हो, ठीक है, 70% तो आगे में स्टार लिखा रहता है, कंडीशंस अप्लाइड, तो वैसे ही यहां पर भी एक स्टार मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए एक स्टार बनाऊंगा, कंडीशंस अप्लाइड, और वो कंडीशन क्या है, ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल रेस के अलावा ऐसा बोलना गवारपन होगा, और मेरे को मालूम है आप लोग ऐसा कोई भी गवारपन नहीं करोगे, ठीक है क्या। तो बहुत सिंपल था, मतलब अल्फा बीटा गामा बनाया और डे डायग्राम से अपन ने उसको प्रूफ कर दिया, छोटे एंगल्स के लिए थीटा को tan थीटा लिख दिया, और tan थीटा की वैल्यूज पुट कर दी, MN ने एक दूसरे को मार डाला बेरहमी से, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/। अब ये सेम डिट्टो चीज अपन लेंस के लिए भी करने वाले हैं, सेम चीज। देखो वहां पर मैं आपको साइन कन्वेंशन नहीं बताऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता है वही पोल आपका जो वहां पर सेंटर ऑफ मिरर होगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो होगा उसको आप ओरिजिन मान लो, है कि नहीं, और राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट अपन उसके लिए उस चीज को करते हैं। तो देखो लेंस फॉर्मूला में आप चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, चाहे कॉन्केव या कॉन्वेक्स, अब आपका यहाँ पर फॉर्मूला है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये आप क्लास 10th में पढ़ते हो, लेकिन सर इसका डेरिवेशन, ठीक है, चलो मिरर फॉर्मूला का तो अपन ने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन इसको पढ़ने से पहले, ये फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले आपको मैं दो चीज और बताऊंगा, दो नहीं आप एक ही मानो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, कर्व्ड सरफेस बोलो या स्फेरिकल सरफेस बोलो। तो जब एक पार्टिकल, जब एक रे आपकी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन वो सरफेस प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, तो फिर कहां इमेज बनेगी, कहां पर ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज बनेगी, किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें देखते हैं। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो लेंस में हो क्या रहा है, लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है यहां पर इस सरफेस से, फिर एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है इस सरफेस से, तो लाइट दो बार इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब अगर अपन ने एक बार अपन इसका रिलेशन निकाल लिया ऑब्जेक्ट का और इमेज का, यू और वी का यहां पर, तो इसी चीज को अपन दो बार लगाएंगे तो लेंस का प्रूफ हो जाएगा। चमक रहेगी ये बात आपको। तो जब भी आपको लेंस का प्रूफ करना है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो इसमें जब भी आपको प्रूफ करना है अपन क्या यूज करेंगे, स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। तो चलो ये देखते हैं इसको फटाक से क्या है ये। अब मान लो ये जो आपका पूरा मीडियम है, यहां पर ये जितना भी आपका ये मीडियम है, ये पूरा मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 का है, किसका है, N2 का, और इधर जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो N1, बाहर पूरा N1 और इस कर्व्ड सरफेस के अंदर N2। अब क्या होगा, अब मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है, एक रे जो सीधी गई हो तो सीधी सीधी पूरी निकल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगा उसको, ठीक है, और एक रे जो मान लो किसी और एंगल पे गई, अब वहां पर उस पॉइंट में नॉर्मल होगा, एक ये नॉर्मल होगा जो सेंटर से जाएगा इस सरफेस का, ये स्फेरिकल सरफेस है ना आपका, ऐसे कर्व्ड, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इस सरफेस का, इस कर्व्ड सरफेस का एक सेंटर होगा, इस पूरे सर्कल का जो सेंटर है दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, देखो तो आप क्या बोलोगे आप, तो यहां से जो लाइन गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लो इसको, या फिर आप इसको क्या बोल लोगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो या इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अब उस पॉइंट में ये आपकी इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को मैंने बोल दिया θ1, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट क्या होगी, अभी लाइट जा रही है, मान लो ये लाइट जा रही है आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में, N2 डेंसर है मान लो, ठीक है, सब आंसर उसके हिसाब से आ जाएगा, लास्ट में अपन जनरल फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, चाहे कॉन्केव सरफेस हो, कॉन्वेक्स सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, जनरल फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। अभी ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि N1 लाइटर है, N2 डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, बेंड हो गई भैया और यहां मिल गई, तो एक रे तो सीधी सीधी आई और एक रे यहां से आई, तो इस पॉइंट में क्या बन जाएगी आपकी इमेज। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, u, इमेज की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, v। तो इस u और इस v के बीच में अपन को रिलेशन
चाहिए, क्योंकि यहीं पर है मेन डेरिवेशन। फिर तो इस फॉर्मूले को आप 2 बार लगा दोगे, लेंस प्रूव हो जाएगा। तो यहीं पर यही डेरिवेशन है, इसको ध्यान से सुनना कैसे डेरिवेशन कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से करेंगे, सारे एंगल्स स्मॉल है, θ1 θ2, और अगर मैं यहां पर और एंगल्स बोलूं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, सो ये सारे के सारे एंगल्स क्या है, वेरी स्मॉल। अब देखो मैं आपको जो जो ट्रायंगल बोलूंगा उस ट्रायंगल को ध्यान से देखते जाना, ध्यान से, ठीक है। एम पी पॉइंट ही बोलता हूं, एक्चुअल में ये एम एन पॉइंट है, लेकिन एम पी पॉइंट बोलो या एम एन पॉइंट बोलो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं कौन कौन सा आपको ट्रायंगल दिखाते जा रहा हूं। ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल ओ एम सी, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं, ओ एम सी। ट्रायंगल ओ एम सी के लिए θ1 एक्सटीरियर एंगल होगा क्या, देखो एम एन वाली साइड को, ओ एम सी वाली साइड को ऐसे सीधा लेके जाओ, एक्सटेंड करो, तो जो एंगल θ1 है दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, सर θ1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा प्लस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात पे, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको ट्रायंगल बोल रहा हूं सी एम आई, ट्रायंगल देखो सी एम आई, ये ट्रायंगल सी एम आई, इस ट्रायंगल में बीटा इज योर एक्सटीरियर एंगल, सो व्हाट यू विल राइट, बीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस गामा। तो यहां से θ2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, आपकी θ2 की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस, ठीक है। अब वहां पर पिछले बार आपका थीटा सेम था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बेंडिंग हो रही है, तो उसके लिए आपने एक स्नेल्स फॉर्मूला पढ़ा था, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2, पूरा तुरंत यहां पर लगा दो, क्या बोलोगे आप, n1 sin θ1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू n2 sin θ2। देखो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं आपका एक बार, ठीक है। सो n1 sin θ1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू n2 sin θ2, ठीक है। अब देखो θ1 की वैल्यू पुट कर सकते हो, θ2 की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि अगर एंगल्स छोटे हैं तो sin θ इज गोइंग टू बी इक्वल टू θ इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan θ। तो sin θ1 की जगह अगर मैं लिखूं n1 tan θ1, और θ1 की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको और बताऊं, देखो और इजी कर सकते हो, साइन थीटा को आप सिर्फ θ1 लिख सकते हो, तो n1 को आप लिख सकते हो n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू n2 इंटू साइन θ2 को आप सिर्फ θ2 लिख सकते हो, एंड θ2 इज योर बीटा माइनस। अब आप अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हो, बीटा को tan बीटा लिख सकते हो, सारे एंगल तो छोटे हैं, अल्फा छोटा, बीटा छोटा, गामा छोटा, θ1 छोटा, θ2 छोटा, सारे के सारे छोटे एंगल है। तो देखो आप क्या क्या लिखा जाएगा यहां पर, ये आपका n1 इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा is going to be equal to n2 tan बीटा प्लस tan गामा। चलो तो वैल्यूज पुट करते हैं फटाक से। देखो यहाँ पर एक गलती हो गई, माइनस है तो ये माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, इसको जल्दी से करो, करेक्ट करो इसको, माइनस। अब देखो वैल्यूज पुट करो, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ एम एन, कौन सा ट्रायंगल देखना है आपको, ओ एम एन। अगर आप ट्रायंगल ओ एम एन देखोगे तो देखो n1, ठीक है, tan अल्फा कितना हो जाएगा, mn अपॉन tan अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर mn अपॉन ओ एन, और ओ एन मतलब ओपी, और ओपी क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, दैट इज यू, ठीक है, दैट इज यू, प्लस n1 tan बीटा अपना ट्रायंगल देखो आप CMN, कौन सा ट्रायंगल देखना है, CMN। अगर ट्रायंगल CMN देखोगे तो tan बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर mn अपॉन NC, जो क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R। और अगर आप देखोगे, लेकिन यहां पर आपको माइनस साइन लगाना है, क्यों, आप देखो एक बात यहां पर देखो, पिछले केस में तीनों की स्लोप पॉजिटिव थी जब लेंस मिरर का कर रहे थे अपन, यहां पर देखो OM की तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन आपका MC और MI इन दोनों की स्लोप नेगेटिव है, तो आपको स्लोप आपको माइनस के साथ रखनी है। U और V की डिस्टेंस अपने आप आ जाएगी, U और V की डिस्टेंस अगर आप डालोगे, जनरलाइज करना है अगर आपको, तो स्लोप आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखोगे तो इस स्पेसिफिक केस के लिए होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जनरल लिखो किसी के लिए भी, तो आपको यहां पर स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा। तो देखो सीधे MN अपॉन R और माइनस साइन के साथ, क्यों माइनस, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर n2 mn अपॉन tan बीटा की वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली जस्ट, ठीक है, mn अपॉन माइनस r माइनस ऑफ tan गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो tan गामा, ट्रायंगल कौन सा देखना है आपको, IMN, कौन सा ट्रायंगल देखोगे, IMN, ट्रायंगल IMN देखो, tan गामा इज गोइंग टू बी इक्वल टू mn अपॉन v, और माइनस साइन के साथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस ही बन जाएगा प्लस mn n2 अपॉन v। क्लियर, देखो mn एक दूसरे को बेरहमी से मार डाला, mn कैंसल आउट,
एक दूसरे को एकदम मार डाला। अब क्या बचा, जल्दी से लिखते हैं, n1 by u माइनस n1 by r इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस n2 by r, यही बचा है, माइनस n2 by r प्लस n2 by v। r वाले टर्म्स को एक साइड रख देते हैं, v और u वाले टर्म्स को एक साइड, जो आपको देख के ही समझ में आ रहा है। तो देखो तुरंत n1 by v माइनस n2 by v इज गोइंग टू बी इक्वल टू n1 माइनस n2 by r। जनरली इस इक्वेशन को आप माइनस साइन से लिखा हुआ देखोगे हर जगह, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, n2 by v माइनस n1 by u है ये, माइनस n1 by u इज गोइंग टू बी इक्वल टू n2 माइनस n1 by r। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप हर जगह देखोगे, जब भी लाइट एक किसी भी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्ट कर रही है, सिर्फ एक सरफेस से रिफ्रैक्ट कर रही है, तो इमेज कहां बनेगी, है कि नहीं। आपने ये चीज देखी होगी प्लेन वाले में, अगर प्लेन सरफेस में ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस नीचे है तो आपको हल्का सा उठा हुआ दिखता है प्लेन वाले में, तो वो भी इसी के कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण। आप वो वाले फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यहां से डिफाइन कर सकते हो। वहां पर अगर प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इनफाइनाइट, एकदम प्लेन है ना, तो मान लो एक इनफाइनाइट सर्कल का वो आप टॉप देख रहे हो, तभी वो प्लेन आपको दिख रहा है, तो आर को क्या लिख दो, इनफाइनाइट। अगर आपको आर को आप इनफाइनाइट लिखोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। और जैसे ही आपकी ये पूरी की पूरी टर्म्स हो गई जीरो, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, n2 by v माइनस n1 by u इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। और आप डायरेक्ट वहां से डिराइव कर सकते हो कि कितना नीचे इमेज बनेगी। यार अपन को वो बात नहीं करनी, अपन को यहां पर ये अपन ने प्रूफ कर दिया कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस से जब लाइट पास हो रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, तो क्या फॉर्मूला आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको किस तरीके से याद करो, देखो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप किस तरीके से याद करो। सिंपल, आप इसको ऐसे देखो कि अगर कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, अंदर वाला n2 बाहर वाला n1, तो n2 अंदर वाला अपॉन v, जो इमेज कहीं उधर बन रही है, भले इमेज अगर इधर भी बन रही हो तो रिफ्लेक्ट तो उधर ही हो रही है लाइट, टकराने के बाद जिस मीडियम में जा रही है वो वाला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन वहां का v, माइनस जिस मीडियम से आ रही है n1 अपॉन u इज गोइंग टू बी इक्वल टू n2 माइनस n1, यहां पर भी क्या है n2 माइनस n1, तो n2 माइनस n1 अपॉन r। डिफिकल्ट है कि इजी, जहां लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट करने के बाद वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन v, माइनस जहां से लाइट आ रही है n1 अपॉन u इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर n1 माइनस n2 माइनस n1 बाई r। अगेन दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड, स्टार मार्क कर लो यहां पर, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल, याद रखना, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अपन दो बार लगाने वाले हैं, किसमें, लेंस में, और इसकी थिकनेस अपन बहुत पतला मानने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आप देखना जनरली अपन जो भी पढ़ने वाले हैं, अभी भी आप जो पढ़ोगे 12th में भी जो पढ़ोगे, अपन थिन लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एकदम पतला लेंस, मतलब इसका जो ये लेंथ है यहां पर, भले ही मैंने आपको यहां पर दिखा रखा है, लेकिन दिस लेंथ इज वेरी नेग्लिजिबल, दिस डी लेंथ इज वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो अब मान लो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से रेस गई, ज्यादा दूर चली गई, रेज ऐसे गई, तो क्या होगा, रेज पहले यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी, बेंड होगी, तो ऐसा लगेगा कि कहीं यहां जा रही है, तो एक इमेज यहां बनेगी। अगर आप यहां पर ऐसे देखोगे तो आपकी एक इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर, I1 बोल देता हूं। क्या ये फाइनल इमेज है, नहीं, लाइट आते आते फिर दूसरे सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट करेगी, तो जब इस सरफेस से लाइट फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो आपकी फाइनल इमेज बन रही है यहां, जो आपका क्या है, दिस वन इज योर क्लियर। तो अब ये v और ये u के बीच में रिलेशन चाहिए अपन को लेंस में, ठीक है, क्या फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, u और v के बीच में, तो ये रिलेशन अपन डिराइव करेंगे क्या चीज से, सेम इस चीज से जो अपन ने यहां पर किया। ठीक है, क्या यहां पर जो अपन ने पढ़ा इसी से अपन इसको डिफाइन करेंगे। आ गया यहाँ का पूरा लिखा हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या चलो जल्दी से डिराइव करते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, कि अगर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है अंदर वाला n2, ये बाहर वाला n1, तो आप क्या लिखोगे, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज गोइंग टू बी इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद हो गया होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का। चलो, इसी के ऊपर जेईई मेंस ने काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं, काफी बार। ये गायब क्यों जा रहा है लिखा हुआ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा, क्या हो गया, एक सेकंड रुको। चलो सो जल्दी से लगाते हैं फॉर्मूला।
पहले इस सरफेस से, ये वाला जो सरफेस है, लेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस इज r1 एंड लेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस इज r2। ठीक है, तो पहले इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर पीछे वाले के लिए लगाएंगे, दोनों के लिए। अब देखो, जब इस सरफेस में लगा रहे हो तब आपका अंदर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, u, जहां पर लाइट बेंड हो रही है, जस्ट टकराने के बाद बेंड हो रही है, वो म्यू। तो अब क्या लिखोगे, म्यू अपॉन v, v कहां बन रही है आपकी इमेज, यहां पर I1 में, तो इसको मान लो v डैश अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1, 1 अपॉन u इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r1, उधर वाले का। ठीक है, अब देखो सिंपल। नेक्स्ट, अब लाइट फिर यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है। अब जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके लिए ऑब्जेक्ट है ये, पहले वाले की इमेज एक्ट कर रही है एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, तो अब ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, एंड दिस इज योर इमेज। तो आप क्या लिखोगे, बाहर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन, अब लाइट यहां से उधर जा रही है, अब यहां पर से देखो, आप अंदर से देख रहे हो, लाइट इस मीडियम से बाहर वाले मीडियम में जा रही है, तो बाहर रिफ्लेक्ट होने के बाद किस मीडियम में जा रही है, 1, तो 1 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन ऑब्जेक्ट इज v डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन r। क्लियर हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर डालो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर डालो, देखो क्या आएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर डालते हैं, तो देखो ये कट जाएगा, म्यू अपॉन v1 प्लस में है, म्यू अपॉन v1 माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे बेरहमी से, बड़ा अफसोस की बात। चलो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर आप यहां पर देखोगे, सो म्यू अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r1। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखोगे तो प्लस 1 अपॉन r2 माइनस म्यू अपॉन r2। ये दोनों में से म्यू कॉमन निकाल लूं क्या, देखो म्यू कॉमन निकाल लूं, r1 कॉमन है, r2 कॉमन है, माइनस साइन करके अगर करेंगे, ठीक है, देखो सिंपल, ये इन दोनों में से म्यू कॉमन निकाल लो, म्यू कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और यहां से 1 कॉमन निकाल लोगे तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 कॉमन निकाल लो तो म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस r2 आ जाएगा। देखो सिंपल, जनरली यहां पर देखो, जल्दी देखो क्या करो, यहां पर एक काम करो, ये मत करो, यहां पर ये करो, इसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो माइनस बाहर निकाल लो एक तरीके से, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ये अच्छे से लिखने दो, म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस, तो म्यू माइनस 1 और यहां पर भी म्यू माइनस 1, दोनों को ऐड करना है, तो देखो म्यू माइनस 1 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो गया अपना। अब एक छोटी सी बात और करते हैं, ठीक है, एक बहुत छोटी सी बात, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपने पूछा था सिर्फ डेरिवेशन ऑफ लेंस एंड मिरर फॉर्मूला, लेकिन आप कर्व सरफेस का भी सीख गए, अब यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला भी सीख जाओगे। देखो ध्यान से, अब आप फोकस बोलते किसको, कि अगर पैरेक्सियल रेज हैं, पैरेलल रेज हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, तो वो सारी की सारी एक पॉइंट्स में आके मिलती हैं, जिसको आपने क्या बोल दिया, फोकस। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर और ये एफ के बीच की लेंथ को आपने बोल दिया फोकल लेंथ। Am I right? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, माइनस इंफिनिटी में, और इमेज कहां बन रही है, एफ में। ऑब्जेक्ट इज योर एट माइनस इंफिनिटी, और आपकी इमेज कहां पर बन रही है, एट एफ। क्या ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करूं, देखो u को अगर आप इंफिनिटी पुट करोगे, ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, है कि नहीं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को, यहां पर अलग पेज में करना चाहिए। सो देखो 1 बाई एफ माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये पूरा टर्म 0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब बहुत ध्यान से देखो, दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर किस मटेरियल से बना हुआ है आपका लेंस, अगर ये आपको बता दिया जाए म्यू, और आपको दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया जाए, तो आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ। दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो आपके लिए 1 अपॉन एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज योर नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, उसमें इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन एफ। तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। हेंस फॉर्मूला इज डिराइव कर दिया। क्लियर है क्या, तो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला भी याद हो गया अपन को, आपको कि 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ।
ठीक है। तो लेंस के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने लेंस के लिए सबसे पहले क्या किया, अपन ने कर्व्ड सरफेस में, कोई स्फेरिकल सरफेस में किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, कहां इमेज बन रही है, वो देखा अपन ने। ठीक है, एकदम जनरल फॉर्मूला देखा, और फिर उस फॉर्मूले को अपन ने यहां पर लेंस में प्रूफ पुट किया 2 बार, तो वहां से अपन के पास आंसर निकल के आ गया। आई थिंक आपको लेंस मेकर फॉर्मूला और ये दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो सो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको कर देना। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो। ठीक है, और जितने भी जूनियर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि क्लास 7 से लेकर के 10 तक हैं, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे मेरा अनअकैडमिक में जो भी क्लास चल रही है, ऑल्दो मैं इसके लिए आपकी एक और वीडियो लेके आऊंगा। अनअकैडमिक में क्लास 7 से 9 तक के मैक्सिमम बच्चे हैं जो अभी मैं जिनको जेई मेंस के क्वेश्चंस करा रहा हूं, और वो जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चंस, एरर मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, एनसीईआरटी क्लास 11 की सारी कंप्लीट कर डाले इन सब की। और ये आपका हर दिन चल रहा है कोर्स। तो अगर आप उनमें से कोई भी अगर कभी भी इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपका लिंक में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मेरा नंबर लेकर के आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो अगर आपको पूछना है तो। क्लास 7 से 10 तक के स्टूडेंट भी कुछ भी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, 11 12 तो ऑलरेडी मेरे साथ काफी सारे कनेक्टेड हैं 11 12 के स्टूडेंट, बट 7 से लेके 10 तक जो भी हैं वो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और प्लीज आप लोग शेयर करो अपने 7 से 10 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास के, उन सबको ये चीजें शेयर करो। पूरी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर जो भी है। हाँ, अन अकेडमिक में सब्सक्रिप्शन है, बट वो भी पूरा पैसा वसूल है। मतलब अगर आप साल भर का अगर आप उसका देखोगे 2 साल का इट इज 15,000, तो एक महीने का 800 के आसपास। और आप जेई मेंस जिसके लिए आप 11 12 में 1.5 लाख रुपए फीस देते हो, सिर्फ 1.5 लाख रुपए आप सिर्फ और सिर्फ फीस देते हो, हॉस्टल हॉस्टल छोड़ो, 1.5 लाख रुपए सिर्फ आईटीजेई का। आप और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं देता आईटीजेई वाला कि आपका होगा कि नहीं होगा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पर अगर आप जब अभी से देखना चालू करोगे, जेई मेंस इतना इजी, जेई मेंस की गारंटी मैं दूंगा। अगर आप यहाँ पर 6 महीना भी रेगुलर हो, आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि आप जेई मेंस के क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में करने लग जाओगे जब आप 11 तक पहुंचोगे। ठीक है, सो इसी के साथ मैं क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ। अब फिर आपका जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा उसके साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, सो एवरीवन टेक केयर। ठीक है, पढ़ाई भी करो, एंजॉयमेंट भी करो, सब चीज अपना बराबर। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर।